यूपी की राजनीति में बहुत ही कम समय में अपनी राजनीतिक धाक जमाने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और पूर्व मंत्री अरविंद राजभर करहल पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद्र कश्यप के आवास पर पहुंचकर उन्होंने चाय पार्टी पर शिरकत की। बताते चले कि अपनी पार्टी की समीक्षा बैठक करने के लिए आगरा जा रहे थे अरविंद राजभर। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए मणिपुर में हुई घटना के विरोध में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बेटियों और महिलाओं पर अत्याचार, दुर्व्यवहार करने वाले अपराधियों को बीच चौराहे पर खड़ा कर दोनों हाथ काटकर उन्हें गोली मार देनी चाहिए। इससे एक संदेश देश में अपराधियों के लिए जाएगा कि कोई अपराधी ऐसा काम करता है तो उसे भी ऐसी ही सजा मिलेगी, तो अपराध करने वाले भी ऐसा अपराध करने के लिए कांपेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर प्रदेश में योगी मॉडल होना चाहिए, जिससे हर प्रदेश में ठोको नीति लागू हो सके। इसी दौरान और क्या कुछ कहा, आइए देखिए करहल से हमारे संवाददाता ऋषिकांत दुबे की इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, लगभग एक महीने से लगातार उत्तर प्रदेश में जनपदीय और मंडलीय संगठन समीक्षा बैठक चलाई जा रही है और पूर्वांचल की समीक्षा बैठक समाप्त करके आज हम पश्चिमांचल में प्रवेश किए हैं और पश्चिमांचल के आज आगरा मंडल की बैठक आगरा में है। तो उसी कड़ी में जा रहे थे तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारे घर है, हमने कहा माननीय अध्यक्ष जी को भी साथ लेते चलें। हालांकि कार्यक्रम इनका तय था जाना, लेकिन हमने उचित समझा कि प्रदेश अध्यक्ष के घर भी सबसे मुलाकात भी हो जाएगी, लंबा समय भी हो गया है और इनसे मिल करके इनके साथ ही चलेंगे आगरा। अभी 2 दिन पहले योगी जी से मुलाकात हुई, पूरे परिवार मुलाकात किया। देखिए, किस बात को लेकर मुलाकात की आप लोगों ने? एनडीए में सम्मिलित होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और परसों भी मुलाकात हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से। कल मुलाकात हुई है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से, ब्रिजेश पाठक जी से। मतलब जितने लोग हैं सारे लोगों से एक शिष्टाचार मुलाकात किया जा रहा है और सबको ये सूचित किया जा रहा है कि अब हम लोग एनडीए के सदस्य हो गए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिन मुद्दों पर हमेशा से लड़ाई लड़ती रही है, वो चाहे सामाजिक न्याय का मुद्दा रहा हो, चाहे बिजली बिल माफ़ी का मुद्दा रहा हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की बात कहने की रही हो, निःशुल्क स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की बात रही हो, निःशुल्क शिक्षा की बात रही हो, एक समान शिक्षा की बात रही हो, इन सारे इशूज़ को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी से बात हुई उन्होंने सहमति दिया और सहमति के उपरांत एनडीए में हम लोग शामिल हुए। इन्हीं बातों को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही थी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, इसके साथ साथ जो वंचित वर्ग के लोग हैं, वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, ऐसे लोगों की समस्याओं को मुखर होकर के हम लोग उठावें, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने बात विचार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराया गया कि सर जो छोटे छोटे मुद्दे होंगे उस पर जरूर सहमति मिले, इसका समाधान किया जाए। आगे 2024 में किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं? एनडीए की बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने का संकल्प रखे हुए हैं। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की वजह से 2019 का चुनाव हमने 7 सीट हारा। ये भी स्वीकारता उन्होंने दिया है कि 2022 के चुनाव में जो पूर्वांचल में जिले का जिला साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार भी नहीं चल पाई, तो इसका उन्होंने स्वीकारता दिया है और उन्होंने कहा कि आप साथ आ गए हैं तो अब 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे और 80 की 80 सीटें जीतने का जो संकल्प है उसको हम लोग आने वाले समयों में ग्रामीण स्तर तक पहुंचा करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ जोड़ने का कार्य करें। विपक्ष ने जो है एक नाम दिया इंडिया जीतेगा, क्या किस दृष्टि से आप देखते हैं, क्या जो लक्ष्य लेके वो चल रहे हैं? देखिए, विपक्ष ने विगत 4 सालों में उत्तर प्रदेश की बात करें, 4 बार की सरकार में कुछ करने का कार्य तो किया नहीं। तो ये नाम रख करके अपने, ये एक डिफेंसिव नाम है, वो सारी समस्याओं से डिफेंस करना चाहते हैं, क्योंकि जनता तो पूछेगी ना कि आप जब सरकार में थे तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के लिए आपने क्या किया। जो अल्पसंख्यक समाज लगभग 32% नौकरियों में था, 0% हो गया है। जिन पिछड़ों और अति पिछड़ों, अति दलित और दलितों को लेकर के सरकार बनाई गई, उनकी सहभागिता कहाँ पर हो पाई है। तो विपक्ष अच्छी प्रकार से जानता है कि हम विपक्ष के जितने भी सदस्य लोग हैं सभी लोगों ने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है कि ईडी, सीबीआई और इसके जांच से बहुत परेशान है। तो नाम रख करके एक डिफेंसिव, वो अपना डिफेंस कर रहे हैं कि नाम रख लेंगे तो कोई हमको कुछ कहेगा नहीं, तो कोई मतलब इसका नहीं है। विपक्ष पहले ही हार चुका है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव तो 2022 अप्रैल में ही चुनाव हार चुके थे। अप्रैल में उन्होंने कह दिया था कि 2024 में तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, जुटे हम परेशान हैं और हम लोग की तैयारी 2027 की हो। तो 24 का चुनाव होने से पहले ही जिस अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गोलबंदी हो रही है, वो नेता या वो अगुआ पहले ही चुनाव हार चुका है।
एक मणिपुर में घटना घटित हुई है, उसको लेके जो है विपक्ष निशाना साध रहा है कि कुछ कोई बोल नहीं रहा उसको। देखिए, बहुत पहले मैंने एक बयान दिया था 2017 में, एक चंदौली का इसी प्रकार का प्रकरण था, और हमने बयान दिया था कि अगर ऐसी हरकत करने वाले लोग बारंबार ऐसी गलती करते हैं तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कि दोबारा किसी महिला के तरफ आंख उठा के न देखे, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर खड़ा करके दोनों हाथ कटवा के गोली मरवा देना चाहिए, ताकि देश में एक संदेश जावे कि जिन महिला सुरक्षा की बात प्रदेश और देश की सरकार करती है उसकी महिला की सुरक्षा हो। कुछ मनबड़ टाइप के लोग हैं, ऐसे लोग भी थर्रा जाएं कि किसी महिला के ऊपर हाथ डालेंगे तो मेरा असर यही होगा। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि कठोर कानून ऐसे बनाने चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति महोदय थे, उन्होंने मेरे स्टेटमेंट को सुन करके एक बयान जारी किया था, एक कानून भी बनाया गया कि जो भी नाबालिग बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करेगा उसको सीधे सीधे फांसी की सजा दी जाएगी। तो कहीं न कहीं जो आए दिन, ये सिर्फ मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा, अभी बिहार में हुआ है, घटना घटित हुआ है, अभी बंगाल में घटना घटित हुआ है। तो ये जो घटनाओं का क्रम बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, देश की सरकार को भी इंटरफेयर करना चाहिए, एक मजबूत और कठोर कानून बनाना चाहिए जिससे कि ऐसी घटना को अंजाम देने वालों का दिल थर्रा जाए। जिस तरह जो है यूपी में क्राइम कंट्रोल के लिए लगातार अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है, क्या इस तरह मणिपुर में भी जो है किस तरीके से होना चाहिए? योगी मॉडल वहाँ भी होना चाहिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ठोको नीति बनाया है ऐसे लोगों के खिलाफ, जो लोग अपने आप को समझते थे कि उत्तर प्रदेश में हम राजा हैं, हम जो चाहें वो कर लें, किसी बच्चे के ऊपर हाथ डाल दें, किसी के साथ रेप जैसी घटनाएं घटित हो जाएं, किसी का जमीन कब्जा कर लिया जाए, ये सारी प्रक्रियाएं, मेरा जो मानना है, समाजवादी पार्टी में चालू हुआ है। ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। और माननीय उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने जो बीड़ा उठाया है, सही बीड़ा है। प्रदेश के देश के अन्य प्रदेशों को भी योगी जी का मॉडल अपनाते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको नस्ते नाबूद करना चाहिए। अरे, यूपी में बिजली कटौती की समस्या बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? आप तो सदस्य भी हो चुके हैं। देखिए, अभी तो सिर्फ सदस्य हैं, और मैं यही कहूँगा कि ये समस्या है, बिजली कटौती की समस्या है। सरकार इससे निपटने का प्रयास भी कर रही है। आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि विभागीय बैठकें भी हो रही हैं, मुख्यमंत्री से डिस्कशन भी हो रहा है, और इस पर हमें जहाँ तक लगता है कि सरकार के जो मंत्री हैं वो प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले समयों में ये भी समस्या का समाधान हो